कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां दो देशों के बीच नफरत इतनी गहरी है कि वो दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खाते हैं। एक तरफ है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर जिसके पास 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और दूसरी तरफ है ईरान, एक ऐसा मुल्क जो पिछले 45 सालों से अमेरिका को द ग्रेट सैटर्न कहता आया है। और फरवरी 2026 में इन दोनों देशों के बीच में शुरू हुई एक जंग जिसको आज 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों देश के बीच आखिर इतनी गहरी दुश्मनी आई कहां से। ये कहानी शुरू होती है 4 जनवरी 2020 की उस रात से, जब अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया, और खत्म होती है 2026 में, जब वो दहशत एक ऐसी जंग में बदल गई जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर रख दिया। और क्या ये अमेरिका और ईरान के बीच की वो जंग है जो इतिहास की किताबों में वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से दर्ज होने वाली है। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 जनवरी 2020, रात का वक्त था और एक काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। कारें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर किसी को खबर नहीं थी ऊपर आसमान में अमेरिकी ड्रोन्स मंडरा रहे हैं। और फिर एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स ने हेलफायर मिसाइल्स दागी, काफिले की सारी गाड़ियां जलकर राख हो गई, और उसी काफिले में बैठा था मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान का सबसे ताकतवर मिलिट्री कमांडर, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प का क्वाड फोर्स का प्रमुख, एक इंसान जिसे ईरान में जीवित शहीद कहा जाता था। हमला इतना बुरा था कि उसके शरीर को उसके अंगूठी से पहचाना गया। इस हमले के ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत एक ट्वीट किया और साथ में लगाया एक अमेरिकी झंडे की तस्वीर। बस इतना, और कोई शब्द नहीं, सिर्फ झंडा। और पूरी दुनिया समझ गई कि इसका मतलब क्या था। ईरान में जब यह खबर पहुंची तो सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े, रोते हुए चिल्लाते हुए अमेरिका मुर्दाबाद से पूरा ईरान गूंज उठा। सुलेमानी की जनाजे की नमाज में 25 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी सार्वजनिक रूप से सबके सामने रोए, और ईरानी संसद ने एक एक अमेरिकी सैनिक को आतंकवादी घोषित कर दिया। दुनिया की सांसें रुक गई कि क्या अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन ये दुश्मनी और नफरत की आग कब लगी थी, ये जानने के लिए हमें जाना होगा 1953 के ईरान में। दरअसल ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी 1953 का ईरान। उस वक्त ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक, एक डेमोक्रेटिक लीडर जिसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की इतिहास बदल दिया। मोसादेक ने ब्रिटेन के एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का तेल अब ईरान का है। ब्रिटेन और अमेरिका को यह मंजूर नहीं था। CIA और MI6 ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। 1953 में मोसादेक को तख्ता पलट से हटाया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर बैठाया गया। ये अमेरिका का पहला छल था ईरान के साथ, और ईरान आज भी इसे नहीं भूला। शाह ने सबक नाम से खुफिया पुलिस बनाई जिसका काम था उसके खिलाफ ईरान में उठे हर एक अपोनेंट को न्यूट्रलाइज करना। लेकिन उस वक्त ईरान पर वेस्टर्न कंट्रीज का इतना कंट्रोल होने की वजह से पूरा ईरान पश्चिमी जीवन शैली को अपनाता था। ईरान में शराब की दुकानें थी, सिनेमा घर थे, महिलाएं बिना हिजाब के घूमती थी। अमेरिका इस बात से बहुत खुश था, लेकिन ईरान की जनता, खासकर धार्मिक वर्ग, अंदर से उबल रही थी। उसी में एक बूढ़े मुल्ले ने इस गुस्से को जमा किया, और उनका नाम था अयातुल्ला रुहुल्लाह खामेनी। और 1979 में जो हुआ उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। 1979 में मिडिल ईस्ट में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। शाह को वो देश छोड़कर भागना पड़ा, और खामेनी लाखों लोगों की भीड़ के बीच में ईरान लौटे और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना करी। और उसी साल नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिका दूतावास पर धावा बोल दिया और 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। 444 दिन तक ये अपमान अमेरिका कभी नहीं भूला। बस यहीं से शुरू हुआ वो खेल जो दशकों तक चला और जिसकी कीमत लाखों लोगों ने चुकाई। 1980 में जब इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने सद्दाम को सपोर्ट किया, हथियार दिए, इंटेलिजेंस दी। 8 साल तक चली ये जंग में लाखों ईरानी मारे गए। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका के लिए ये बस ईरान को कमजोर करने का एक जरिया था। 1988 में अमेरिका नेवी के USS विंसी ने ईरानी एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया। ये एक नागरिक विमान था और इसमें 290 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका ने कहा यह गलती से हुआ, लेकिन ईरान को और पूरी दुनिया को पता था कि ये जानबूझकर किया गया है। इस घटना का जख्म आज भी ईरान के दिल में ताजा है। हद तो तब हो गई जब 1990 में अमेरिका ने ईरान पर ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जिन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी।
ईरान का तेल बेचना बंद हो गया, डॉलर के साथ उसकी करेंसी का एक्सचेंज बर्बाद हो गया और आम ईरानी नागरिक की जिंदगी नरक बन गई। और इसी बीच ईरान ने अपना जवाब ढूंढा, न्यूक्लियर प्रोग्राम। सोचिए अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम हो तो अमेरिका हमें छू भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ 2000 के दशक की शुरुआत में दुनिया को पता चला कि ईरान सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहा है। अमेरिका और इजराइल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एक न्यूक्लियर ईरान ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा नाइटमेयर था। इसी दौरान एक और खेल चल रहा था, साइबर वॉर। 2010 में एक कंप्यूटर बॉम्ब ने ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को तबाह कर दिया। इसका नाम था स्टकनेट और माना जाता है कि ये अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था। ये पहली बार था जब किसी देश ने किसी दूसरे देश पर साइबर वेपन से हमला किया था। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा, उसने भी जवाब दिया, लेकिन अपने तरीके में। हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में, ह्यूती यमन में और इराकी शिया मिलिटेंसी इराक में, ये सभी ईरान के प्रॉक्सी वॉर पार्टनर थे। और इसी पूरे नेटवर्क का सूत्रधार था कासिम सुलेमानी, वही कासिम सुलेमानी जिसकी जान 2020 के एक हेलफायर मिसाइल ने ली। और फिर 2015 में एक उम्मीद की किरण आई जब बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और उन्होंने ईरान प्लस P5+ देश यानी अमेरिका, रूस, चीन, यूके, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता करवाया, जहां पे उन्होंने ओपन किया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें यह तय हुआ था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा और बदले में सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही इस डील को सबसे बुरी डील कहकर अमेरिका को जेपॉक से बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगा दिए, और इस बार तो और भी कड़े। ईरान का गुस्सा अब उफान पर था। उसने कहा, ठीक है, अब हम भी यूरेनियम इनरिचमेंट को और तेजी से बढ़ाएंगे। और दिसंबर 2019 में इराक में ईरानी समर्थी मिलिटेंसी खतेब हिजबुल्लाह ने एक अमेरिकी ठेकेदार को मार दिया। अमेरिका ने जवाब में उनके ठिकानों पर हमले किए, पर मिलिटेंट्स ने बदले में बगदाद के अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। ट्रंप ने ट्वीट किया कि इसकी पूरी जिम्मेदारी इजराइल को लेनी पड़ेगी। और फिर 2 जनवरी 2020 को CIA को खबर मिली कि कासिम सुलेमानी बगदाद आ रहा है। ट्रंप ने बिना कांग्रेस को बताए ऑर्डर दिया कि स्ट्राइक कर दो, और जो हुआ उसकी कहानी आप पहले सुन चुके हैं। और कासिम सुलेमानी की मौत के बाद 8 जनवरी 2020 की रात तकरीबन 1 बजे ईरान ने इराक के 2 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 22 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे और ईरान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सुलेमानी नाम दिया। 2025 की शुरुआत में ईरान ने यूरेनियम को 60% से ज्यादा एनरिच कर लिया था, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जरूरी 90% के बेहद करीब था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि ईरान पहले से काफी ज्यादा परमाणु हथियार के नजदीक पहुंच चुका है। इसका जवाब दिया इजराइल ने जून 2025 में। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से ईरान पर हमला किया। इसे 12 डे वॉर भी कहा जाता है। इन 12 दिनों में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज नात्जा, इस्फहान और फर्दो को तबाह किया। अमेरिका ने भी इन हमलों में हिस्सा लिया। 60 से ज्यादा सीनियर ऑफिशियल्स, मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से भी करीब 525 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल की ओर दागे गए। यह जंग तो 12 दिन में खत्म हो गई, लेकिन नफरत और बदले की आग वो नहीं बुझी। और इसी बीच ईरान के भीतर एक और तूफान उठ रहा था। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच ईरान में 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा विद्रोह फूट रहा था। करीब 5 करोड़ ईरानी देश के सभी 31 प्रांतों में सड़कों पर उतर आए थे। बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन और तानाशाही के खिलाफ ये गुस्सा दशकों से पक रहा था और सुप्रीम लीडर अली खमीनी ने इसका जवाब गोलियों से दिया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 6000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में मारे गए और इसी का इंतजार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। ये खबर जब व्हाइट हाउस पहुंची तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी को ईरानी जनता को सीधे संबोधित किया। उन्होंने कहा, अपने देश पर कब्जा करो, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ये महज एक बयान नहीं था, ये एक संकेत था, एक ऐसे तूफान का जो अभी आने वाला था। जनवरी 2026 में ईरान का विद्रोह चरम पर था और अमेरिकन मिलिट्री भी पर्शियन गल्फ में जमा हो रही थी। ट्रंप ने 28 जनवरी को एक और चेतावनी दी, अ मैसिव आर्माडा इज हेडिंग टू ईरान विद ग्रेट पावर एंड पर्पस। लेकिन इसमें एक और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि फरवरी 2026 में ओमान के मेडिएशन में अमेरिका और ईरान की बातचीत मस्कट में इनडायरेक्ट चल रही थी। ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि काफी अच्छी प्रोग्रेस है और ईरान ने कई सालों के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट सस्पेंड करने की भी बात की थी। लेकिन ट्रंप ने कहा कि वो इन नेगोशिएशन से खुश नहीं है। और फिर 3 फरवरी को एक नया इंसिडेंट हो गया जब ईरान के IRGC नेवी के 6 गनबोट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अमेरिकन टैंकर को रोकने और जब्त करने की कोशिश की। USS मैकफॉल ने तो उस टैंकर को बचा लिया,
पर 5 फरवरी को ईरान ने 2 और विदेशी ऑयल टैंकर्स को जब्त कर लिया। किसी को नहीं पता था कि बातचीत की आड़ में एक घातक प्लान तैयार हो रहा था। आईडीएफ स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल एफिन डेफरिन ने बाद में बताया कि अटैक से पहले महीनों तक सैटेलाइट इमेजिनरी को मैनिपुलेट किया गया ताकि ईरान को भनक भी न लगे कि क्या आने वाला है, और इस प्लान का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी 2026 रात के 2:08 डोनाल्ड ट्रंप ने वो आदेश दिया जो इतिहास बदल देने वाला था। उन्होंने कहा, प्रोसीड विद ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। दोपहर 12:05 पर सेंटकॉम ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि एयर स्ट्राइक शुरू हो गया है। अमेरिकी वॉरशिप्स ने टोमाहॉक मिसाइल्स दागे, हाइमार्स लॉन्चर्स ने टारगेट्स को निशाना बनाया, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, B-1 लैंसर और B-52 स्ट्रैटफोर्टनेस सब एक साथ ईरान के फोर्टिफाइड बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज पर टूट पड़े। और 12:15 पर इजराइल की एयरफोर्स ने वो काम किया जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। आधे घंटे के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर ईरान के टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग को एक साथ निशाना बनाया गया, और उसी में अल खमीनी जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें उन्हीं के कंपाउंड में मारा गया और उनके परिवार के कई सदस्य भी इस हमले में मारे गए। 1 मार्च की सुबह ईरान स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया कि अब खमीनी नहीं रहे। 12 घंटों के अंदर 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स, ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस, मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर्स, यूएवी फैसिलिटीज, रडार सिस्टम सब तबाह हो गए। नात्जा न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया। सैटेलाइट इमेजेस ने ये सब कंफर्म किया। लेकिन इतना ही नहीं, उसी हमले में एक ईरानियन गर्ल्स स्कूल भी तबाह हुई जो एक नेवल बेस के पास थी। करीब 170 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी थे, और ये वो खबर है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका को लगा कि ईरान इस हमले के बाद खड़ा नहीं हो पाएगा। ट्रंप ने देश को संबोधित किया, यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री हैज बिगन मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन इन ईरान। हम अमेरिकी लोगों की रक्षा के लिए सभी खतरों को खत्म कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ईरानी जनता से कहा, जब हमारा हमला पूरा हो जाएगा तब आप लोग अपनी सरकार टेक ओवर कर लेना, ये अब आपकी होगी। खमेनी की मौत की खबर फैलते ही ईरान ने अपना सबसे बड़ा जवाब दिया। सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर एक साथ दागे गए, अमेरिकी बेसिस पर, और गल्फ में अमेरिका के जितने भी एलाय हैं, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, सभी को निशाना बनाया गया। यूएई ने दावा किया कि उसने 148 ईरानियन ड्रोन्स, 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 6 क्रूजर मिसाइल्स मार गिराए। सऊदी अरेबिया के अरमाको के रास तनूरा रिफाइनरी फैसिलिटीज में आग लग गई। मीना सलमान पोर्ट पर ईरानियन स्ट्राइक्स ने तबाही मचाई। ब्रिटिश एयरवेज और साइप्रस पर ड्रोन हमले हुए। हिजबुल्लाह ने लेबनान से हाइफा पर रॉकेट दागे, और इसी के साथ लेबनान वॉर भी शुरू हो गई, जिसमें 2000 से ज्यादा सिविलियन और मिलिटेंट्स मारे गए। और फिर ईरान ने वो कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया डरती थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। ये वही वाटरवे है जिससे दुनिया की तेल का 20% गुजरता है। इसके बंद होने से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान छू गए। दुनिया भर में फ्लाइट्स रद्द हो गई, शिपिंग रूट्स बदल गए। कतर एनर्जी ने कहा कि उनके गैस फील्ड में जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में उन्हें करीबन 3 से 5 साल का समय लगेगा। IRGC ने यूएसएस चैरलेट सबमरीन के खिलाफ जवाब देने की कोशिश की, जिसने इंडियन ओशियन में IRIS डेना को डुबा दिया। फ्लॉकलैंड वॉर के बाद पहली बार सबमरीन ने किसी शिप को कॉम्बैट में डुबाया था, जिसमें 104 ईरानी मारे गए। माना जाता है कि इस जंग के पहले 48 घंटों में ही मिडिल ईस्ट की एक पीढ़ी बदल गई। हद तो तब हो गई जब खमीनी की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खमीनी को 8 मार्च को नया सुप्रीम लीडर चुना गया, और वो अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। अमेरिका ने एक सुप्रीम लीडर को मारा और ईरान ने और ज्यादा रेडिकल लीडरशिप आ गई। 40 दिन की वॉर के बाद 8 अप्रैल 2026 को एक सीज फायर लागू हुआ। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बन रहा है। ईरान ने उसे बंद रखा। अमेरिका ने 14 अप्रैल को एक ऐसा कदम उठाया जिसने फिर से पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सभी पोर्ट्स पर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया। कोई भी ईरानियन शिप अब ना बाहर जा सकती है, ना बाहर से अंदर आ सकती है। VP JD वांस ने कहा, इफ ईरान इज गोइंग टू एंगेज इन इकोनॉमिक टेररिज्म, वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन दिस काइंड। पाकिस्तान ने मीडिएशन की कोशिश की। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अगुवाई में तेहरान में टॉक्स हुई, लेकिन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। 16 अप्रैल को इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन की सीज फायर हुई, और इसी के साथ लेबनान वॉर भी थम गई। लेकिन ईरान का मुद्दा अनसुलझा रहा। 17 अप्रैल को ट्रंप ने लास वेगास के एक इवेंट में कहा, इट्स बीन 2 मंथ, वी आर गोइंग टू हैव अ विक्ट्री वेरी शॉर्टली। लेकिन उसी दिन अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर्स ने कांग्रेस को बताया कि ईरान के पास अभी भी थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स और अटैक ड्रोन्स हैं। ईरान बैक्ड मिलिटेंसी ने यूएस फोर्सेस पर बहुत सारे अटैक किए, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने साफ कहा कि अमेरिका अभी भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अगर ईरान शर्तें नहीं मानता है तो। और ईरान ने भी यही कहा कि हम लोगों को तुम पर अब भरोसा नहीं है, और हम भी किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार हैं, चाहे वो नेगोशिएशन से निकले या तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से। तो आखिर में ये सब क्यों हुआ? अमेरिका ने अपने पक्ष को रखते हुए इसके कई अलग अलग वजह बताए। कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए, कभी ईरानियन मिसाइल्स को खत्म करने के लिए, तो कभी रिजीम चेंज करने के लिए।
लेकिन दरअसल यह जंग दशकों से नफरत, धोखे और अधूरी डिप्लोमेसी का नतीजा है। 1953 में ऑपरेशन एजेक्स से शुरू हुई दुश्मनी जो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन से और गहरी हुई और 2018 में जेपॉक से अमेरिका के बाहर निकल जाने से और जहरीली हो गई और आखिरकार 2026 में वो एक फुल स्केल वॉर में बदल गई, जिसमें एक सुप्रीम लीडर मारा गया, हजारों लोग मरे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुई, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और पूरा मिडल ईस्ट जल उठा। और क्या मिला? ईरान को एक नया और भी ज्यादा कट्टर सुप्रीम लीडर। आज 2026 में भी यह जंग जारी है, बस किसी और रूप में। साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉर, सैंक्शंस, नेवल ब्लॉकेड और भी अनसुलझे सवाल जो हर रात दोनों देशों के बीच में हवा की तरह तैरते हैं। क्या कभी ये सच में खत्म होगा? क्या ईरान की जनता को वो आजादी मिलेगी जिसके लिए वो सड़कों पर उतरी थी? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कभी खुलेगा या दुनिया की इकोनॉमी इस जंग की कीमत चुकाती रहेगी? किसी को नहीं पता। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि जब दो देशों के बीच नफरत इतनी पुरानी हो जाती है तो सिर्फ राजनेताओं की नफरतें नहीं रहती, वो नस्लों की नफरत बन जाती है और नस्लों की नफरत कोई मिसाइल से नहीं बुझ सकती। आपको क्या लगता है कि क्या और भी देश इस जंग में शामिल होंगे? और अगर होंगे तो ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी? क्या इसका अंत एक वर्ल्ड वॉर होगा? ये तो किसी को नहीं पता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।